नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपके लक्ष्य बैच में प्रैक्टिस क्लास का पार्ट 1 अर्थात पार्ट 1 क्यों, जैसे कि आप देख रहे हैं सर, हमने बोला था 30 वीडियोस हम आपको कराएंगे, उसमें 30 में से 30 नंबर का वीडियो ये है, मगर आपको एक वीडियो एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि पार्ट 1 है प्रैक्टिस सेट का, अर्थात इसका पार्ट 2 भी मिलेगा। मतलब आपको 30 वीडियो का हम बोल करके 31 वीडियो हम दे रहे हैं। सर प्रैक्टिस सेट कहने का मतलब क्या है कि अभी तक आप जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं अब आपको एक ही इन 2 प्रैक्टिस सेट में सभी टॉपिक के एग्जाम में, जैसे आप देखिए मिक्स क्वेश्चंस होते हैं हर अलग अलग टॉपिक के, तो उस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। आपका दिमाग कि हाँ भाई एक साथ सब टॉपिक के क्वेश्चंस आएंगे, तो हमारा दिमाग कैसे शिफ्ट करता है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे, कैसे क्वेश्चंस को समझ पाता है, कैसे क्वेश्चन के लिए रिएक्ट करता है, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो आइए सीधा हम प्रैक्टिस सेट की ओर आते हैं। इसमें आपको दिख रहा है विनर प्राइज वाला, इसमें क्वेश्चन पे टैग लगा हुआ मिलेगा। उस क्वेश्चन का आंसर जो भी हमारे व्हाट्सएप में इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके उसका आंसर भेजेगा उसको मिलेगा रियल कैश प्राइज। तो जरूर जीतने के लिए मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप नंबर क्या है डिटेल आगे आपको बता दिया जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन की ओर सीधा। क्वेश्चन दिया है किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में 0.02 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। कि बोला भैया टोटल 20 लड़के हैं, है ना। बॉयज कितने हैं? 20 है। बॉयज हैं 20। इनकी औसत आयु क्या है? इनकी एवरेज एज है कितनी? 12 वर्ष। 20 में से एक लड़का चला गया, है ना। 20 में से एक लड़का चला गया, -1 हो गया, तो अब कितने लड़के बचे? अब 19 लड़के ही बचे। मगर इन 19 लड़कों का अब एवरेज एज क्या रह गया है? अब इन 19 लड़कों का एवरेज एज जो पहले आपका 12 वर्ष था वो 12 वर्ष ना रह करके उससे 0.2 वर्ष की कमी सभी लड़कों की उम्र में आ गई है। अर्थात इन 19 लड़कों के सभी की उम्र में से 0.2 वर्ष की कमी आ गई है। तो हम कितना कमी आई है आइए देखते हैं उसको। तो सर 19 में से हर एक लड़के में से 0.2 वर्ष की कमी आई है। 0.2 वर्ष की कमी हो गई है क्योंकि औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई है। तो सर 19 लड़कों के 0.2 वर्ष की कमी हुई तो 19 गुणा 0.2 कर दिए तो आ गया ये 3.8 वर्ष। मतलब कुल जब औसत एज था कितना था? 12 वर्ष। जो सभी 20 लड़कों का था, पूरे 20 लड़कों का 12 वर्ष था, तो जो ये एक लड़का निकल गया इसका भी तो औसत एज 12 वर्ष तो होगा ही होगा। औसत एज जब 20 लड़कों में हर लड़के का औसत एज 12 है तो जो एक लड़का निकला इसका भी औसत एज 12 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मगर जब ये निकल गया लड़का तो ये बाकी 19 लड़कों के भी तो 0.2 वर्ष निकाल के ले गया ना। निकाल के ले गया इसका मतलब भैया इस लड़के को उम्र 12 वर्ष तो औसत के हिसाब से था ही, मगर 19 लड़कों से 3.8 ईयर ये निकाल के ले गया। इसका मतलब इसके पास प्लस 3.8 ईयर्स और थे। अर्थात उस लड़का जो निकल गया है उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए जो इसका स्थानांतरण हो गया, जो निकल गया तो उसका वर्ष हो गया भैया 12 और प्लस 3.8 करने से 15.8 वर्ष। तो आंसर आपके सामने आ गया। जिस लड़के का स्थानांतरण हो गया है उसकी आयु है 15.8 वर्ष। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा ये उम्मीद करता हूँ। इस तरीके से एग्जाम में आपको केवल कम से कम पेन का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। अब एग्जाम में इसको इतना भी लिखने की जरूरत है कि नहीं, कैसे 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, मतलब भाई जो एक लड़का निकल गया, एक लड़के ने अपने स्थानांतरण करा लिया तो उसको उम्र 12 रह गई। आप लिख लीजिए पहले ही क्या भाई सबका 12 है तो उसका तो 12 रहेगा ही। मुद्दा यह कि जब वो निकल गया तो सभी पूरे औसत आयु मतलब औसत आयु जो 12 वर्ष है पूरे 20 लड़कों का था, 19 लड़कों का 20 वर्ष ये 12 वर्ष ही रहेगा, तो उन सबकी उम्र में से 0.2 वर्ष की कमी कर दिया। अर्थात यह जब निकला तो सब में से 0.2 वर्ष निकाल लिया तो 19 गुणा 0.2 वर्ष अर्थात 3.8 वर्ष आ गया। तो 12 वर्ष इसका भी औसत था और 3.8 वर्ष और निकाल लिया दूसरों से, तो उसको जोड़ दिएंगे। इस एग्जाम में इतना आपको लिखना था, बस सिर्फ इतना लिखना था, ओनली इतना ही लिखना था आपको एग्जाम में, इसके अलावा आपको बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं था। तो एग्जाम में बोला ना जितना कम आप कॉपी पेन का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा आप क्वेश्चंस बना पाएंगे, उतने ज्यादा आप एक्यूरेट रहेंगे। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हमारे। एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया। एक व्यक्ति है जो अपना खर्च कितना बढ़ा दिया भैया? देखिए तो पहले खर्च करता था मान लीजिए 100%, उसने 20% बढ़ा के अब खर्च कितना कर दिया? अब उसका खर्च हो गया है 120%, क्योंकि उसने कितना वृद्धि कर दिया? 20% की वृद्धि कर दी अपने खर्च में। मुद्दा यहाँ क्या करते हैं पता है? बच्चों से गलती कहाँ होती है? बच्चों से गलती होती है यहीं पे कि सर इस 100% को ले कि 120% को ले हम अपने आधार में,
अरे भैया जब आप 100% में थे, अब अपने खर्चा 20% बढ़ा के 120% में आ गए हैं, तो अब आपका आधार, जब आप 120% पे आ गए हैं तो आपका आधार ये होगा 120%। हर कैलकुलेशन इसको आधार मान के होगा, अर्थात 120% जो आपका खर्चा अब चल रहा है। इस पे अब आपको क्या बोल रहा है, आगे पढ़िए। पुनः कारण समाप्त हो जाने पे, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया था, अब वो कारण समाप्त हो गया जिसके वजह से खर्च बढ़ाया था, तो पुनः कारण समाप्त होने पर वो अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसके बजट पर कोई असर ना पड़े। मान लीजिए पहले मैं 100 रुपये खर्चा करता था, अब मेरे को चांस कुछ जरूरत पड़ा तो मैं 120 रुपये खर्चा करने लग गया, 20% बढ़ा के 120 रुपये खर्चा करने लग गया। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि वो कारण तो समाप्त हो गया, मगर अब मैं 120 रुपये खर्चा कर रहा हूँ, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि अब मैं कितना खर्च में अपने कमी करूँ, कितना खर्च में कमी करूँ कि फिर से मेरा एवरेज जो था 100 के आसपास ही रह जाए, कोई फर्क ना पड़े। तो जायज सी बात है। अब आपका खर्च कितना हो गया है सर, 120%, है ना। वर्तमान में 100 से बढ़ गया, आप तो 120 पे आ गए हो, और इस 120 पे आपको खर्च को कमी करना है। और कितनी कमी करना है, जो 20% बढ़ा उतने की कमी करना है, 20। और प्रतिशत भैया तो लिख दी सीधे से गुणा 100। बस बोला आधार में किसको लेते हैं यही मायने रखता है। तो ये आपके लिए आ गया भाई आधार। अब आप खर्चा करते हैं 120, उसमें आपको कमी कितनी लानी है, 120 का 20% का कमी लाना है, तो आपको भैया गुणा 100 प्रतिशत निकालें, गुणा 100 कर रहे हैं। तो ये निकाल के देखते हैं, 20 एक कम 20, 20 छक्के 120, है ना, 20 एक कम 20, 20 छक्के 120, तो 1/6 गुणा 100, अर्थात कहने का मतलब सीधा सीधा 100/6, 100 एक कम 100 हो गया बट्टा 6, तो 100/6 करने का मतलब हो गया 16.66%। अर्थात अब वह उस व्यक्ति को 16.66% की कमी करनी होगी। अब उस व्यक्ति को अपने 120 रुपये में से 120% में से 16.66% की कमी करनी होगी, तो पुनः अपने 100% वाले खर्चे के ऊपर पहुंच जाएगा। ये तो हो गया भैया, आपको परसेंट समझ गया, आंसर भी आ गया एकदम चुटकी में। आपको क्वेश्चन पढ़ के सीधा इतना लिखना था, ये 20% बढ़ा है, इसी को ही कम करना है, और कितने में करना है। एक व्यक्ति अपने कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा लिया है, तो 100 से बढ़ा के 120 कर लिए, तो 120 20/120 करके गुणा 100 करना था। आंसर केवल इतना ही था। इसको अब रुपए में देख लीजिए आप, तो और आपको समझ में आ जाएगा, हालांकि दशमलव में चल जाएगा, छोड़िए, काफी इतना क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत परेशान करता है, ये नया भाव पुराना भाव वाला, हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आज आपको एक हिंट बताऊंगा, उसी हिंट को याद रखना है। जो भी इसमें बोलेगा कि भाई भी प्रतिशत वृद्धि हो गई, रेट में प्रतिशत वृद्धि हो गई, तो अब सामान इतना कम मिल रहा है ना। किसी चीज का रेट बढ़ेगा तो उसका सामान आपको कम मिलेगा ना। हाँ सर, किसी का प्रतिशत, किसी का रेट जो वो है प्रतिशत बोल रहा हूँ, किसी का प्राइस जो ये भी प्रतिशत नहीं, हाँ, किसी का प्राइस जो है वो गिर गया तो आपको भाई सामान ज्यादा मिलेगा। अरे भैया तो अंतर तो उसी से आ रहा है ना, कि जितना आपका प्राइस बढ़ रहा है, जितने प्रतिशत आपका प्राइस बढ़ रहा है, उतने ही प्रतिशत आपको सामान कम मिलेगा। जितना प्रतिशत आपका प्राइस कम हो रहा है, उतने ही प्रतिशत आपको सामान अधिक मिलेगा। अर्थात बस एक ही संबंध यहाँ आपको ध्यान रखना है हमेशा, कि जो भी बोलेगा चीनी का भाव 25% घट गया, तो भाव कितना घटा, 25% भाव है घट गया। और उस घटने की वजह से क्या हुआ, अब 480 में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रहा है, तो आपको 25% जो गिरा है, इसके वजह से रेट जब 25% कम हुआ, तब तो आपको 10 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो 25% बराबर 10 किलो। बस आपको समझ में आ गया। बस यही एक रिश्ता था जो आपको खोजना था, पूरा काम बन गया। किस 25% रेट घटने की वजह से, 25% रेट घटने की वजह से 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रहा है, तो 25% बराबर 10 किलो चीनी। अब काम यहाँ खत्म हो गया आपका। कैसे काम खत्म हो गया भैया, अब आपको इसको मिटा देता हूं पहले, बस वही एक रिश्ता आपको पकड़ना था। अब 480 तो आपको रेट निकालने के लिए दिया हुआ है कि भैया प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको पूछा क्या है, आपसे इसमें पूछा है तो चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए, कि उसका पहले क्या रेट था, पहले कितना रुपए किलो चीनी मिलता था प्रति किलो का रेट, और बाद में कितने रुपए किलो का रेट चीनी मिलने लग गया। तो आइए हम देखते हैं, फिर पढ़िए, इतना रिश्ता निकाल लिया, ध्यान रखिएगा। चीनी का भाव 25% घट गया, अब 480 में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, इसका मतलब 25% रेट घटने की वजह से तो 10 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। बस इसी एक रिश्ते को पकड़ना था कि 25% रेट कम हुआ तब तो 10 किलो एक्स्ट्रा चीनी मिल रहा है। तो इसका मतलब पहले जो भी था रेट वो 100% होगा, अब वो घट के कितना हो गया भाई, 25% की गिरावट आई तो वो घट के हो गया 75%, है ना। पहले जो 100 रुपए आपको देखिए जितना चीनी मिलता था, 75 रुपए देखिए उतना चीनी मिल रहा है, मगर आप क्या बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे नहीं 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 भैया
मेरे को पहले 100 रुपए देके जितना चीनी मिलता था, अब 75 रुपए देके भले ही उतना चीनी मिल रहा है, मगर मैं खर्च अब भी उतना ही करूंगा, अर्थात मैं भी 75 रुपए ना खर्च करके मैं अभी भी 100 रुपए ही खर्चा करूंगा। अब इसी से आपका पूरा काम बन गया आपका। देखिए जब 25% बराबर 10 kg है तो 75% बराबर, और भाई जब 25% बराबर 10 kg है तो 25 25 25 75 होता है, तो भाई 10 10 10 अर्थात 75% बराबर 30 kg। और इस गिरावट आने की वजह से तो आपको भैया आप 25% बढ़ा के आप 100% पूरा पूरा पैसा देके सामान खरीदना चाहते हैं, तो देखिए पूरा काम बन गया आपका। जब 25% बराबर 10 kg तो 25 तिया 75, 25 तिया 75, 10 तिया 30, तो 25 चौके 100, तो 10 चौके 40, तो अब 100% बराबर आपको कितना मिल रहा है? अब पूरा 100% अगर आप खर्च करेंगे तो आपको मिलेगा 25 चौके 100, तो 10 चौके 40, 40 kg चीनी। और यहीं पे आप देख लीजिए जो बोला है कि 25% रेट घटने की वजह से ही 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रहा है। तो पहले आपको जो 30 किलो मिलता था, पहले आपको पैसा देके जो 30 किलो मिलता था, अब आपको 40 किलो मिल रहा है। तो क्या 10 किलो अधिक चीनी मिल रहा है? हाँ सर, इन दोनों में 10 किलो अधिक चीनी मिल रहा है। तो आइए अब नया भाव पुराना भाव बहुत आसान हो गया निकालना। ये भैया पुराना वाला भाव है ना, ये भैया नया वाला भाव है। आइए देखते हैं कि अब 480 रुपए में, पहले 480 रुपए में कितना मिलता था आपको? 30 किलो चीनी मिलता था, पुराना भाव। पहले 480 में आपको केवल 30 किलो चीनी मिलता था, और अब क्या हो गया आपको? अब आपको 480 रुपए देने से ही 30 किलो से 10 किलो अधिक चीनी मिल रहा है, मतलब 30 से बढ़ के 10 40 किलो अधिक चीनी मिल रहा है। तो टोटल रुपए बट्टे टोटल किलो, टोटल रुपए बट्टे टोटल किलो, आपको प्रति किलो मिल जाएगा रेट। ठीक, 0 से 0 गया, 3 एक कम 3, 3 16 48, 16 3 48, तो 16 रुपए प्रति किलो, प्रति किलो। पहले क्या रेट भैया? पहले रेट था 16 रुपए प्रति किलो चीनी का था, ये हो गया पुराना भाव। जब आपको केवल 30 किलो मिलता था, ये पुराना भाव हो गया। और नया भाव, अब आपको 480 रुपए देने से 40 किलो चीनी मिल रहा है। पहले 480 देके 30 किलो चीनी मिलता था, अब 480 देके 40 किलो चीनी मिल रहा है। इसको कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 गया, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो 12, तो 12 रुपए प्रति किलो, प्रति किलो। अर्थात अब आपका जो नया भाव है वो है 12 रुपए प्रति किलो, नया भाव। अर्थात पहले आपको चीनी 16 रुपए प्रति किलो के लिए, 1 किलो के लिए 16 रुपए देना पड़ता था, अब उसमें 25% की गिरावट आ गई। देखिए उसमें 25 के भाव में 25% की गिरावट आके वो रुपए हो गए 12 रुपए, और आपको 12 रुपए में किलो चीनी मिल रहा है। और देखिए 16 से 12 होना 25% का गिरावट दर्शाता है। तो आपको भैया पुराना भाव भी मिल गया, पहले 16 रुपए देने से 1 किलो चीनी मिलती थी, अब केवल 12 रुपए देने से 1 किलो चीनी मिल रहा है, इसलिए वो एक्स्ट्रा से चीनी ले पा रहा है 10 किलो। तो बस सिर्फ ये रिलेशन निकालना था कि 25% जब रेट कम हुआ तभी 10 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिल रहा है, 25% रेट कम होने से 10 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिल रहा है, बस वहीं से काम खत्म हो गया था। क्योंकि पहले 25% कम तो 75%, तो 30 किलो में चीनी मिल रहा था, क्योंकि 25% बराबर 10 किलो है, तो 75 बराबर 30 किलो, 25 तिया 75, 10 तिया 30, इसलिए 75 पे 30। फिर अभी 100 पैसा आपको खर्चा करना है, तो 25 चौके 100% पैसा खर्चा आप कर रहे हैं, तो 25 चौके 100, तो 10 चौके 40, इसलिए 40 किलो। हम नया भाव पुराना भाव मिल गया कि पहले 30 किलो चीनी आप लेते थे 480 रुपए में, अब आप 40 किलो चीनी ले रहे हैं 480 रुपए में, तब निकल गया पुराना भाव नया भाव। तो बहुत आसान होता है, बस आपको मेन क्रैक पकड़ना होता है कि भाई आपको मेन किस पॉइंट को पकड़ना है। आपको सिर्फ पकड़ना था इस एक बिंदु को और केवल इस एक बिंदु को, बात वहीं पे खत्म हो गई थी। तो इसलिए बोलो घबराना नहीं, एग्जाम काम बस एकदम इतना सटीक करना है कि टाइम ही ना लगे। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर रुपए 24 में बेची गई। क्या बोल रहे हैं? कोई वस्तु अंकित मूल्य पर, आपको कुछ चीज समझा दूं। अंकित मूल्य क्या होता है भैया? अरे भैया जो आपका कोई सामान अगर आप खरीद रहे हो तो आप लिखा होता है ना MRP, समझिए जो अंकित है, जो इसमें प्रिंटेड है, जो लिखा हुआ है, इसका MRP है, प्रिंटेड है, अंकित मूल्य है 50 रुपए ऐसे करके। तो जो भी इस पे प्राइस लिखा हुआ है किसी भी सामान के ऊपर, वही उसका अंकित मूल्य है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब आते हैं आगे। कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर रुपए 24 में बेची गई, अर्थात 100% उस पर लिखा हुआ रेट, हाँ उसमें 20% छूट दे दिया, 20% छूट दे दिया जब इसमें से,
20% छूट दी, मैंने 20% घटा के अब 80% पे ही उसको बेच दिया जाए। ऐसी बात है कि 100% जो भी मूल्य होगा उस पर 20% छूट देकर के उसको 80% मूल्य पे ही बेच दिया। तो 20% छूट देकर उसको ₹24 में बेचा गया, मतलब 80% बराबर ₹24 हो गया, 24 रुपए हो गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। कि उसका मूल्य था 100%, उसमें 20% छूट दिया तो 100 से 20% छूट देके हो गया 80%। तो 20% छूट देने के बाद प्रतिशत में 80% होता है और मूल्य में वो कितना है, 80% बराबर 24 रुपए में बेचा गया। तो उस सामान को 80% में बेचा गया प्रिंटेड मूल्य से या 24 रुपए में बेचा गया। बस यहाँ भी यही एक रिश्ता निकालना था, पूरा काम आपका बन गया कि जब 80% बराबर 24 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का अंकित मूल्य तो अपने आप का 100% था ना, तो वही बोल रहा है जब 80% बराबर 24 रुपए है तो 100% कितना होगा, यही बोलना चाह रहा है। जब 80% बराबर 24 रुपए है तो 100% बराबर जो पूरा पूरा लिखा हुआ था अंकित मूल्य 100% अपना, उसका बराबर कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको हमेशा बताया हूँ प्रतिशत एक तरफ, रुपए एक तरफ, तिरिया गुणा करते हैं काम बन जाता है। देखिए कैसे, क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क आ गया इधर बराबर 24 रुपए है, 24 है, ये तिरिया गुणा 24 गुणा 100 हुआ, 24 गुणा 100 बट्टे 80 इधर नीचे, बट्टे 80 इधर नीचे। ठीक, आप निकाल सकते हैं भैया। तो 20 पंचे 100, 20 चौके 80, फिर 4 छक्के 24 और 6 पंचे 30, अर्थात 30 रुपए। अर्थात वो अंकित मूल्य 100% बराबर अंकित मूल्य 30 रुपए, उसमें अंकित मूल्य था। उसका अंकित मूल्य कितना था, वस्तु का अंकित मूल्य 30 रुपए प्रिंटेड था। और इस 30% में आप खुद देख के जाइए कि 20% का आप छूट देंगे तो 24 रुपए होता है कि नहीं। अरे भाई 30% का 10% है 3 रुपया, 20% हो गया कितना उसका 6 रुपया, 30 में से 6 रुपये कम कीजिए तो 24 रुपये होता है ना, मतलब आपका आंसर सही है। ऐसे भी, और यहाँ हम लोग क्यों ये करते हैं सत्य गुणित, आपको बता दिए कि दिमाग में आपका रहे। अरे भैया कि इसलिए करते हैं कि जब 80% बराबर आपको मिल गया 24 रुपये, जब 80% बराबर आपको 24 रुपये मिल गया तो आपको निकालना कितना, 100% निकालना है। तो भाई 24 रुपये बराबर 80% था, तो 24 बट्टे 80 कर दूंगा तो भाई मेरे क्या मिलेगा, 1% का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ सर, तो 24 बट्टे मैंने 80 कर दिया, 1% का वैल्यू मेरे को मिल गया। ये 1% का वैल्यू मगर मुझे निकालना कितना है, 100% निकालना है, इसलिए गुणा 100% करते हैं। देखिए वो चीज यहाँ हुआ है 24 बट्टे 80 गुणा 100, 24 बट्टे 80 गुणा 100। ठीक, जैसे हम निकालते हैं ना कि 100 रुपए में 50 टॉफी मिलती है तो 1 रुपए में कितनी टॉफी मिलेगी, निकालते हैं नहीं निकालते हैं, बस वैसी तो है कि जब हम 50 रुपए दे करके 100 टॉफी खरीद लेते हैं तो 1 रुपए दे करके कितने टॉफी खरीदेंगे, तो कैसे निकालते थे आप, 100 बट्टे 50 ऐसे निकालते थे ना। हाँ, तो अभी आप देखेंगे 50 दूनी 100, अर्थात 1 रुपए दे के आप 2 टॉफी खरीदेंगे। मगर आदमी क्या बोला, नहीं अब बताइए आप 25 रुपए में कितना टॉफी खरीदेंगे, तो जो ये निकलता था 2 100 बट्टा 50 करके, इसमें आप 25 रुपए बराबर बोल दिया, 1 रुपए दे के 2 टॉफी, तो 25 रुपए दे के कितनी टॉफी, तो गुणा 25 आप करते हैं। सेम तो यहाँ भी वही है ना, तो जब 80% बराबर 24 रुपए है तो 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 24 बट्टा 80, जैसे 1% का वैल्यू 100 बट्टा 50, और फिर आपको निकालना कितना है, 100% निकालना है तो गुणा 100, जैसे हम गुणा 25 किए। तो वही चीज है, उसको आप गणित जो समझते हैं उसको कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, गणित मत बनाइए, उसको गणित सोच के मत चलिए। एग्जाम में जब भी आप गणित के क्वेश्चन को गणित समझ लेंगे तो आपको वहीं भी बंटाधार हो जाएगा और क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इसलिए गणित को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला एक समझिए कि दिनचर्या समझिए कि हर दिन हमको प्रयोग होता है जीवन में, हर दिन ये हमारे साथ घटना घटती है। तो वैसे ही अपने आम जीवन का उसको अनुभव बनाइए तो आपको गणित बहुत आसान लगने लगेगा। जब इसको मैथ्स का क्वेश्चन मत समझिए, मैथ्स का क्वेश्चन अगर आप समझने की गलती करते हैं तो समझिए आपका बंटाधार हो जाएगा और एग्जाम में आप माइनस में मार्किंग करके आएंगे। ठीक, आइए, जब 30 रुपये मिल गया आपको, अंकित मूल्य 30 रुपये होगा। आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज, आपको फिर बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये पूरा रिवीजन पर्पज से बना है, इसलिए सीधा हम क्वेश्चन दिखा के सीधा उसको सॉल्यूशन करते हैं, आंसर तक पहुंचते हैं, है ना। जिसको मैथ सीखना है, सीखने वालों के लिए क्लास नहीं, सीखने वाले जो बच्चे हमारे पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं वो सीख रहे हैं, सीखने वाले जो बच्चे हैं उसको बहुत डिटेल में सिखाया जाता है। तो यहाँ आपको डिटेल में नहीं बताया जा सकता ना, क्योंकि पूरा एक टॉपिक देखिए अभी हर एक टॉपिक कवर हो जा रहा है 1 घंटे के अंतर्गत, प्रैक्टिस सेट है, जैसे एग्जाम क्वेश्चन आता है। तो इसको आप सीखने के पर्पज से मत देखिएगा, इसी केवल रिवीजन पर्पज से है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है कि सर हम एग्जाम में जाने से पहले कैसे रिवीजन करें, इतना सारा मैथ्स का टॉपिक है हम कैसे पढ़ें। उसके लिए पूरा सेशन लाया गया था 30 वीडियो का, कि आप 30 वीडियो देखिए आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा।
समझ में आ गई बातें? आइए थोड़ा पानी पी लिया जाए इसी बात पे, देखते हैं भैया। चलिए फिर बोला गणित को गणित मत बनने दीजिएगा। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुनी के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। तो ये जब भी आप क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं ऐसे ना तो मन डर बैठा, अरे ये कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के जो उसमें समझ में आ रहा है उतना लिख लीजिए आप। इस आपका काम बहुत आसान होता है। जब आप पढ़ो क्वेश्चन को जब थोड़ा लिख लेते हैं ना तो बहुत काम आसान हो जाता है। 80% काम वही खत्म। अब 20% बच गया सिर्फ आपको उसको कैलकुलेशन करने का, जमाने का, सेट करने का। ये जैसे पढ़ के देखते हैं कि साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज। तो धन का ब्याज मतलब साधारण ब्याज का बात करते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है ना भाई। साधारण ब्याज ब्याज तो साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज, साधारण ब्याज मैंने वही ब्याज जो हम भी ब्याज निकालते हैं। किसी धन का ब्याज क्या हो गया है? तो किसी धन का ब्याज उस धन के जो मूलधन उसमें लगा था वो उस मूलधन के ही, वो जो मूलधन था वो उस मूलधन के ही उस धन के 3/16 के बराबर हो गया है। अर्थात जो ब्याज है साधारण ब्याज वो अपने ही मूलधन के 3/16 के बराबर है। 3/16 के बराबर है। तो धन मतलब मूलधन के 3/16 के बराबर। तो मूलधन के 3/16 के बराबर अब क्या? उसका ब्याज, उसका ब्याज। तो ब्याज धन के 3/16 के, तो ब्याज बराबर धन के 3/16। देखिए बस यही, इसी एक लाइन से यहीं से आपको निकालना था पूरा फॉर्मूला। पूरा काम यहीं पे था, सिर्फ इतने का छुपा था, यहीं से आपका पूरा काम हो गया था कि ब्याज लिखा मैंने, बराबर है, बराबर लगा दिया मैंने किसके? धन के 3/16 के। धन के 3/16 मैंने कर दिया। अब पूरा काम खत्म। मैं बोला ना क्वेश्चन पढ़ के कभी भी आत्मा तक पहुंचने का सोचिए कि उसकी आत्मा क्या है, क्या क्रक्स है, कहां से मेरे को निकालना है। जब क्वेश्चन पढ़ के समझ जाते हैं ना तो आपका काम वहीं पे खत्म हो गया पूरा। हड़बड़ाइए मत, शांत रखिए दिल दिमाग को और उसके बाद क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। तो आपका बहुत सारा काम वहीं पे आसान हो जाता है। और इसमें हम काम कर रहे हैं, इसमें हमको कुछ दिख नहीं रहा है। अरे भाई दिख रहा है ना। अरे भैया साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है इसका फॉर्मूला? सर इसका फॉर्मूला होता है मूलधन। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ये तो उसका फॉर्मूला होता है 100। इसका मैंने फॉर्मूला लगा दिया। बराबर का बराबर, इधर लिखा है मूलधन का 3/16, वैसे का वैसे ही हो। बस अब आपका काम आसान हो गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये मूलधन से वह मूलधन कट गया तो ये मूलधन गया, ये वाला मूलधन भी कट गया। अब बचा क्या हमारे पास? अब बचा केवल है दर गुणा समय बट्टा 100 बराबर 3/16। अब आगे बढ़ते हैं। यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुनी हो, इसका मतलब अगर मैं दर को x मान लेता हूं तो समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुनी है। दर की 3 गुनी, तो दर अगर x है तो इसकी 3 गुनी समय है 3x। तो समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुनी, तो दर को आप x माने, दर को मैंने माना x, तो उसका 3 गुना है, दर की 3 गुनी है समय। तो दर की 3 गुनी, x का 3 गुना 3x है क्या? समय। तो दर गुणा समय मैंने रख दिया, बट्टा नीचे 100 बचा था, बट्टा इधर मैं 100 रख देता हूँ। इधर बचा था आपको केवल मूलधन से मूलधन कट गया था, बचा था 3/16। कोई दिक्कत, डाउट? नो सर। फिर देखिए यह 3 से यह 3 भी गया, इधर क्या बचा? अब इधर बचा केवल x इंटू एक्स बरोबर तो एक्स स्क्वायर बट्टे में इधर भाई आपका 100 है 100। उधर बचा क्या? उधर बचा केवल 1/16। तो एक्स स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू 1/16। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? जो नीचे 100 है ये ऊपर आके गुणा हो जाएगा। तो 100 गुणा 1 बराबर 100 बट्टे 16। तो एक्स स्क्वायर बराबर 100/16। तो एक्स बराबर वर्गमूल 100/16। तो एक्स बराबर 10/4, 10 दाम 100, 4 चौके 16, तो बोले तो 2.5।
तो x क्या था सर, x था आपका दर, दर किस मतलब प्रतिशत में, अर्थात x बराबर हो गया 2.5%। तो x बोलने से हो गया x बराबर दर था, x हमने किसको, x हमने दर को माना था ना सर, x हमने दर को माना था, हाँ सर x हमने माना था दर को, और समय माना था 3x। तो सर x दर बराबर हो गया 2.5%, अर्थात यही तो निकालना था कि ब्याज की दर क्या है, तो ब्याज की दर 2.5% है। और समय की वर्षों में संख्या, समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुनी है, अर्थात अगर समय भी पूछ लेता तो क्या होता, 2.5 वर्ष का 3 गुना समय होता, समय 3x होता, x का 3 गुना होता, और 2.5 का 3 गुना हो जाता 7.5 वर्ष। तो देखिए आपको सब मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। आपसे अगर भाई दर पूछता तो दर मिल गया, आपसे अगर समय पूछता तो समय मिल गया, बात खत्म हो गया। तो आपका आंसर आ गया, दर पूछा था, दर ब्याज की दर क्या थी, ब्याज की दर 2.5% थी, आंसर आपके हाथ में। और कई बार जब आप घर का बात बोल रहे हैं, एग्जाम में नहीं करना है चीज, जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर चेक कीजिए कि आप सही बनाए हैं क्या, आपसे सही बना है क्या। कैसे चेक होगा, कुछ नहीं दोस्तों, यह जो फॉर्मूला है और इधर फॉर्मूला है, दोनों जगह वैल्यू पुट करके देख लीजिए, दोनों जगह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में बराबर आना चाहिए, बराबर चिन्ह में बराबर आना चाहिए। तो हम एक बार करके दिखाते हैं आपको, है ना, हम आपको करके दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या था भैया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, और इधर वही था, मूलधन गुणा 3/16, ये था ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, यस सर। अब यहाँ जब हम वैल्यू रखेंगे उस दर का उस समय का, तो दोनों कट पिट के दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के। तो LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। देखते हैं, चलिए मूलधन से मूलधन पहले काट ही दीजिए आप, चलिए इसको मैंने काट दिया तो इसको मैं मिटा देता हूँ, काम खत्म। मूलधन से मूलधन तो कट गया, हाँ, तो बचा कितना, इतना बच गया। दर हमने कितना निकाला, दर हमने निकाला था भाई 2.5%, अभी निकाला था, हाँ। समय कितना निकाला था हमने, 7.5 निकाला था हमने, हाँ। बट्टा कितना है, बट्टे में है 100, यस। तो इधर राइट हैंड साइड में 3/16। सर बराबर तो नहीं है यार, थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत की बात है ना, थोड़ा और सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए, इसमें दशमलव हटाते, इसमें दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 75। आपको ज्यादा समझ में आता है इसलिए ऐसा कर दिया मैंने, तो मैं तो ऐसे ही काट देता, है ना, कि जब ढाई बराबर आपका 4 बार 10 जाता है तो 40 बराबर, तो 2.5 से 40 बार में चल जाएगा, इस तरीके से काट सकता हूँ। और छोड़िए आप, इसका दशमलव हटा, इसका दशमलव हटा, तो दशमलव हटता है, दशमलव जितनी संख्या उतना जीरो लगता है, नीचे 100 था तो इसका दशमलव हटने की वजह से 1 जीरो, इसका दशमलव हटने की वजह से 1 जीरो। अब आपके सामने आ गया 25 गुणा 75 बट्टा 10,000 बराबर 3/16, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अब आप इसको बराबर करके देख लीजिए, सर 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 400 बच गया। फिर सर 25 तिया 75, अब 25 चौके 100 होता है, क्या होता है 25 चौके 100, तो 25 16 400, तो आगे सर देखिए 3/16 बराबर 3/16, 3/16 बराबर 3/16 आ गया, कि नहीं आ गया। देखिए ये कड़ी बचे इधर 3, ये कड़ी बचे 16, तो 3/16 बराबर 3/16। LHS इज इक्वल टू राइट RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब आपका वर्ष, आपका दर 2.5% वर्ष 7.5 वर्ष सही है, निकला है आपका आंसर। तो आप चेक भी किया कीजिए जब घर बनाते हैं, तो जब ऐसे चेक करते हैं आप ना, तो आपका दिमाग और काम करना सीखता है कि हाँ इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं। ठीक, चलिए, और एक बात बता दूं, जो लिख रहा हूँ अपने पूरे हैंड से, ये सब जो लिखा हुआ आपको पूरा सॉल्यूशन दिख रहा है, एग्जैक्ट पूरा ये सॉल्यूशन आप ऐसे ही प्राप्त करना चाहते हैं अगर, तो आप व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर में व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, बिल्कुल फ्री आपको ये क्वेश्चन, ये पूरे सॉल्यूशन हैंड रिटर्न फ्री PDF के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। इस नंबर में व्हाट्सएप करने से 9406421014, इस नंबर में आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री हैंड रिटन लिखा हुआ नोट्स के साथ ही ये पूरे क्वेश्चन का सीरीज मिल जाएगा, जिसको आप घर में प्रैक्टिस भी कीजिए, सॉल्यूशन को अलग तरीके से सॉल्व करना सीखिए। आइए बात है हमें अगले क्वेश्चन की ओर। एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भरता है, तो एक नल है भैया, एक पहला नल है, हाँ, उसको कितने घंटे में भर रहा है, पूरे टंकी को हौज बोले तो पूरे टंकी जिसको कितने घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में भर रहा है, 10 आवर में, ठीक है। जबकि दूसरा नल, एक और नल है, दूसरा नल भी है, जबकि दूसरा नल उसे 5 घंटे में, खाली उस पूरे टंकी को जो इस 10 घंटे में भर रहा है, उस पूरे टंकी को वो 5 घंटे में खाली कर दे रहा है। क्योंकि भर रहा है इसलिए भैया क्या है, ये प्लस है, पानी को ऐड कर रहा है, और ये खाली कर इसलिए माइनस है।
प्लस माइनस मैंने लगा दिया, 5 घंटे में खाली कर रहा है। यदि भरे हौज में दोनों को खोल दिया जाए, मतलब पूरा टंकी पूरा भरा हुआ है और भरे हौज में दोनों को खोल दिया जाए, पहले नल को भी खोल दिया जाए, दूसरे नल को भी खोल दिया जाए। पहला नल जो 10 घंटे पूरे टंकी को भरता है, दूसरा नल जो 5 घंटे पूरा खाली कर देता है, दोनों को एक साथ खोल दिए कब, भरे हुए हौज में। तो भरा हौज कितने घंटे में खाली हो जाएगा, आइए अब देखते हैं। सर जब वही वाला बात है कि एक व्यक्ति उस काम को 10 घंटे में कर देता है, दूसरा व्यक्ति उस काम को 5 घंटे में तोड़ देता है, तो बताइए टोटल कितना काम है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे 10 और 5 का, तो दोनों का एलसीएम आएगा 10। ये वही टोटल वर्क होता है, यहाँ पे हम लोग को टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क में क्या होता है, टोटल वर्क में आपको एलसीएम निकालना होता है ना, ठीक। तो एलसीएम भाई अब निकालना होता है। तो टोटल वर्क आपको कितना है सर, 10 और 5 का एलसीएम, टोटल वर्क इज इक्वल टू ऑलवेज एलसीएम। 10 5 का एलसीएम 10 आता था, टोटल वर्क आपके पास 10 यूनिट है। अर्थात आपकी टंकी की पूरी कैपेसिटी, आपके हौज की पूरी कैपेसिटी है 10 यूनिट पानी अपने अंदर रख सकता है। कितने यूनिट, 10 यूनिट पानी वो अपने अंदर रख सकता है। तो भैया जो 10 घंटे में पूरी टंकी को भरता है, तो 10 यूनिट उसको भरना है, तो कितना काम करता है वो, हर 1 घंटे में 1 यूनिट भरेगा, है कि नहीं। हाँ सर, जो 10 घंटा लगा रहा है 10 यूनिट भरने के लिए, वो हर 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो पहले वाले का यूनिट काम कितना हो गया, पहले वाले का यूनिट काम हो गया 1, 10/10 बराबर 1 आया। वो क्या कर रहा है, और भर रहा है प्लस कर रहा है। और जो दूसरा वाला है जो 5 घंटे में इसको खाली कर दे रहा है, तो 10/5, टोटल काम 10 था, वो 5 घंटे में खाली कर रहा है, तो 10/5 अर्थात वो हर 1 घंटे माइनस कर रहा है कितना, 2 यूनिट। तो हर 1 घंटे में ये वाला जो नल है वो 1 यूनिट पानी भरता है, और उसी 1 घंटे में ये वाला नल अगर खुला है तो 2 यूनिट पानी खाली कर देता है। अर्थात इसका मतलब कि 1 घंटे अगर ये वाला नल खुले, ये वाला नल खुले, तो दोनों का आप जोड़ दीजिए, +1 और -2 का आप जोड़ेंगे तो -1, अर्थात हर 1 घंटे 1 यूनिट पानी खाली हो जाएगा। दोनों नल साथ में खुलेंगे तो 1 यूनिट पानी डालता है, ये 2 यूनिट पानी खत्म कर देता है। 1 लीटर डाला, ये 2 लीटर निकाल लिया, तो भाई 1 लीटर घाटा हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर, 1 लीटर पानी डाला तो ये 2 लीटर निकाल लिया, तो हाँ सर 1 लीटर का घाटा हुआ। तो इसका मतलब ये हर 1 घंटे दोनों नल अगर साथ में काम कर रहे हैं तो हर 1 घंटे में ये 1 यूनिट का पानी खत्म कर देंगे, 1 यूनिट पानी निकल जाएगा। तो ये बोला है यदि भरे हौज में, मतलब जहाँ हौज पूरा भरा हुआ है और हौज का पूरा टोटल वर्क कितना है, हौज का पूरा कैपेसिटी है 10 यूनिट ही, तो भरा हौज कितने घंटे में खाली हो जाएगा। तो भरा हौज में पानी कितना है सर, 10 यूनिट है। और भाई जब हर घंटे दोनों नल खुले हैं, जब दोनों नल साथ में खोल दिए गए हैं, हौज में दोनों को खोल दिया जाए, तो दोनों जब साथ में काम करते हैं तो 1 यूनिट पानी खाली होता है। तो 10/-1 करेंगे तो क्या होगा सर, -10 आएगा। अर्थात जब दोनों नल खोल दिया जाए तो भरा हौज कितने घंटे में खाली हो जाएगा, तो भरा हुआ हौज 10/10 घंटे में ही खाली हो जाएगा। और खाली हो रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। देखिए कम से कम चीजें लिखनी है, मगर उसको सटीक तरीके से समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सके उस चीज को ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में, ए तथा बी, इसको आपको मैं 2 तरीके से आज बनाना सिखा देता हूँ। ठीक, चलिए इसका 2 हिस्सा लेते हैं ताकि आपको दोनों पता रहे, जो बेस्ट लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। 2 वस्तुएं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 है। टोटल मिश्रण कितना है 120 ग्राम। तो ये दो वस्तुएं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में, इसमें ए तथा बी कितना है, इस 120 ग्राम में से ए, इस 120 ग्राम में से बी है कितना 2:3 के अनुपात में है। अर्थात ए है 2 अनुपात में, बी है 3 अनुपात में। अर्थात इस 120 ग्राम में ए है 2 अनुपात, बी है 3 अनुपात, तो टोटल कितना हो गया सर 2 और 3 टोटल मिला के टोटल 5 अनुपात है। तो 5 अनुपात बराबर 120, यही है ना। टोटल 2 और 3 को मिलाकर के, इस 5 अनुपात को मिलाकर के ही 2 और 3 5 अनुपात मिला के 120। वही सीधी बात है, जब 5 अनुपात बराबर 120 है तो 24 पंचे 120, 24 एक अनुपात बराबर आ गया 24। तो जब निकाल लीजिए, चलिए आपको समझा देता हूँ। सर 120 ग्राम कितने में बटा है, 2 अनुपात में और 3 अनुपात में, अर्थात टोटल अनुपात मिलाने से 120 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ सर, तो लिख लीजिए 120 ग्राम हो जाएगा कितना मिलाने से, इस 2 और 3 को मिलाने से, अर्थात 5 अनुपात को मिलाने से। तो 1 अनुपात बराबर, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 120/5, अर्थात 1 अनुपात बराबर हो गया 24 ग्राम। इतना सॉल्व करना है, अलग करने की जरूरत नहीं था, अब कर सकते हैं हम। तो 1 अनुपात बराबर कितना मिला सर, 1 अनुपात बराबर मुझे 24 ग्राम मिला। तो 2 अनुपात बराबर 1 बराबर 24, तो 2 बराबर 48 ग्राम।
और 3 बराबर 24 तिया 72, 1 अनुपात बराबर 24 ग्राम, तो 3 अनुपात बराबर 1 गुणा 3 24 तिया 72 ग्राम, 72 ग्राम। जोड़ के देख लीजिए भैया, 48 और 72 को जोड़ेंगे, दोनों को आप जोड़ते हैं तो 120 ग्राम होना चाहिए। 48 72 जोड़ के देखिए 120 ग्राम हो रहा है। 40 और 70 110, 8 और 2 10, तो 110 और 10 20, 120 ग्राम। हाँ सर, ये तो मिल गया मुझे। यहाँ तक काम खत्म। अब देखते हैं वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। तो वस्तु ए क्या है? वस्तु ए है 48 ग्राम, तो लिख देता हूँ वस्तु ए 48 ग्राम। इसमें कितनी मात्रा बढ़ाई जाए तो पता नहीं, एक्स मात्रा बढ़ाई जाए, है ना, अनुपात कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों 3 अनुपात 2 का अनुपात हो जाए। तो ए का अनुपात हो गया, बी तो वही 72 का 72 ही ग्राम है। जब हम 48/72 हम लिखते हैं और 48 में कुछ मात्रा ऐड करना है तो नया अनुपात क्या हो रहा है? बढ़ाई जाए, तो दोनों में 3 अनुपात 2 का अनुपात होता है, 1 अनुपात 3 हो जाता है, 2 का अनुपात बी का अनुपात 2 ही रहता है। तो ऐसा कोई बढ़ी हुई मात्रा ही निकालनी है ना। तो वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, तो वही तो वस्तु ए में कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, यही मात्रा तो आपको निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सर 40 दूनी 96, सर 2x प्लस 2x, तो गुणा एक्स 2x, सर 72 दिया, सर 72 दिया हो जाएगा 216, 7 दिया 21, 210 और 2 दिया 6, 216। हाँ सर, तो ये गुणा हो गया, वैल्यू आ गई। और सर 2x बराबर क्या? सर 2x बराबर हो जाएगा आपका 216 माइनस 96, ठीक। हाँ सर, तो इसको हटा दीजिए, 216 में 96 जाएगा तो कितना आ रहा है आपका? 6 में 6 गया तो 2x बराबर, यहाँ लिखता हूँ 2x बराबर 6 में 6 गया 0, 21 में से 9 गया आपका बचा, 21 में से 9 गया तो बचा, 20 में से 9 जाता है बचता है 11, तो 12, ठीक। क्लियर हो गई? हाँ सर, तो 2x बराबर 120 मिल गया, तो x बराबर हो गया आपका 120/2 बोले तो 60 ग्राम। अर्थात अब 48 ग्राम में अगर 60 ग्राम जोड़ेंगे और ये नीचे 72 ग्राम ही रहेगा तो दोनों का अनुपात 3 अनुपात 2 आएगा। और इसको चेक भी कर लेते हैं, आइए 48 में आप 60 ग्राम जोड़ दीजिए। अच्छा, एस का वैल्यू कितना है? 60 ग्राम, तो 48 प्लस 60 ग्राम जोड़ दीजिए, नीचे तो 72 ग्राम, तो आना कितना चाहिए? 3 अनुपात 2 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 3 अनुपात 2 आना चाहिए। चेक कर रहे हैं आपको, ये सॉल्यूशन नहीं, आंसर आपका आ गया 60 ग्राम। 48 और 60 कितना हो जाए सर? 108 हो जाएगा। नीचे से सर आपको 72, ये दोनों जोड़ने से 108 होगा, ये इसको नीचे 72 हो जाएगा। ये हो गया 3 अनुपात 2। लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड। सर काट के देखिए, 36 दूनी 72, देखिए 36 से कम 36 दूनी 72, 36 तिया 108, तो आगे ना 3/2 बराबर 3/2। इसका मतलब यहाँ सर वो 60 ग्राम हम सही आंसर निकाले हैं, क्योंकि दोनों बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है। आप चेक भी कर लिए, तो ऐसा करके 60 ग्राम आप निकाल सकते हैं, जो एकदम ट्रेडिशनल मेथड है। जैसा आपको पसंद आ रहा है वैसा कर लीजिए काम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आते दूसरे मेथड पे, जो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ, ये जो आपको बेस्ट लगे उससे बनाइए। सर पहले क्या बोल रहा है सर? 120 ग्राम है और कितने 2 अनुपात 3 अनुपात में बटा, इसका मतलब वो 120 ग्राम रियल मायने में 5 अनुपात के बराबर है। बस इसको अलग से साइड रख देते हैं, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, काम आएगा ये हमारे, इसको रख लेते हैं ना। हाँ सर, कि जो भी 120 ग्राम है, 120 ग्राम है, रियल मायने में 2 और 3 में बटा था, टोटल 5 अनुपात के बराबर, तो 120 ग्राम बराबर 5 अनुपात के बराबर है। बस आगे बढ़ते हैं, चलिए। पहले क्या था सर? पहले जो ए और बी था वो कितने अनुपात में था सर? पहले ए और बी था आपके 2 अनुपात 3 के अनुपात में। ए और बी का अनुपात लिख रहे हैं, पहले ए और बी का अनुपात था 2 अनुपात 3। बाद में ए की मात्रा कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, तो ए में कुछ आप मात्रा ऐड किए, जिससे मात्रा क्या हो गया? दोनों में मात्रा 3 अनुपात 2 हो गया, तो 2 अनुपात 3 किसमें बदल गया? 2 अनुपात 3 बदल गया, 2 अनुपात 3 बदल गया इसमें 3 अनुपात 2 में। तो समझ में आ रहा है कि हाँ सर, एक मात्रा 2 था, इसमें कुछ मात्रा ऐड की तो 3 में बदल गया। ये तो बात वही बोल रहे हैं। हाँ सर, ए का कोई मात्रा था, उसमें कुछ मात्रा बढ़ाई गई, ए में कोई मात्रा बढ़ाई गई तो 3 में बदल गया। मगर ये क्वेश्चन में कहीं भी बोला है कि बी की मात्रा बढ़ाई गई? सर बी की मात्रा बढ़ाने का तो कोई बात ही नहीं बोला है। तो भैया जब बी का मात्रा बढ़ा नहीं, तो बी अगर पहले भी 3 था तो बाद में 3 ही रहना चाहिए था। अर्थात यहाँ पे जो अनुपात 3 है, ये अनुपात नीचे का दोनों अनुपात सेम होना चाहिए था। मगर यहाँ पे सेम दिख रहा है क्या? नहीं। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? यस सर, डिफरेंस है। तो बस आपको क्वेश्चन वहीं पे क्रैक हो गया कि भैया बी का मात्रा में तो कोई परिवर्तन आया ही नहीं है,
तो वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, वस्तु ए में कोई भी मात्रा बढ़ाया गया, बी में तो कोई मात्रा बढ़ा नहीं, तो बी का नीचे का अनुपात सेम होना चाहिए। तो बस नीचे का अनुपात सेम कीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में। अब सेम करने के लिए क्या होगा कि भाई 3 और 2 को सेम कैसे होगा, इसको 6 बना दीजिए, जिसको 6 बनाइए सेम हो जाएगा। तो इसको 6 कैसे बना सकते हैं, 2 से गुणा करके, तो ऊपर नीचे 2 गुणा कीजिए, तो ऊपर में 2 का गुणा करें 2 दूनी 4, और इसमें 2 का गुणा करें 2 तिया 6। और यहाँ भाई 2 6 कैसे बनेगा, इसमें 3 का गुणा कीजिए, तो ऊपर नीचे 3 का गुणा होगा, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब आप देख सकते हैं, आप आसानी से देख सकते हैं कि हाँ सर देखिए ए की मात्रा 4 से कुछ बढ़ करके हो गई कितनी 9, तो 5 बढ़ के हो गई 9। ठीक, 5 बढ़ के हो गई 9, ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ सर 5 बढ़ के हो गई 9। मगर सर बी की मात्रा सेम है कि नहीं, हाँ तो बी की मात्रा पहले भी 6 थी, अभी भी 6, मतलब बी में कोई चेंजेस नहीं आया है। क्वेश्चन में तो यही बात बोला था, क्वेश्चन में भी तो यही बात को बोला था। आपको देख लीजिए, आपको दिक्कत की बात ही नहीं है। कहाँ गया जो बोल रहा मैं, 2 दूनी कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, चलिए अब देखते हैं। सर अब आपको कितना मात्रा हो गया, सर आपका मात्रा हो गया 4 और 6 10, अर्थात पहले आपका समान क्या था, पहला समान, अब जो नया अनुपात निकला है ना, अभी सही अनुपात आ गया ना, क्या सर एक में कुछ मात्रा हम ऐड किए तो 9 हो गया, 4 से 5 ऐड किए तो 9 हो गया, और जो बी था 6 का 6 ही रह गया, बी में कोई चीज नया चीज ऐड नहीं हुआ है। तो अब देखिए ए और बी का मात्रा कितना है सर, ए और बी का मात्रा 4 और 6 कितना है सर, 4 और 6 10 है, अर्थात नया, क्योंकि यही तो असली रूप है ना। जब 10 ये 4 और 6 10 यूनिट बराबर कितना है, 10 यूनिट बराबर 120 ग्राम, 120 ग्राम, 120 ग्राम। ये ना भाई ए और बी का मात्रा क्या, कि 10 4 और 6 10 यूनिट बराबर है 120 ग्राम, क्योंकि शुरुआत में इतना ही था, 4 और 6 के रेशियो में था, जब हम नया निकाल लिए तो। हाँ सर इसमें कुछ ऐड किए हैं ए वाले में, यस। तो जब 4 6 10, 4 और 6 जोड़ने में 120 ग्राम होना चाहिए, 10 यूनिट बराबर 120 ग्राम है, तो बढ़ा कितना है ए में, केवल 5 यूनिट बढ़ा है, तो 10 यूनिट बराबर 120 ग्राम, तो 5 यूनिट बराबर 10 बराबर 120, तो उसका था 5 बराबर 120 का था 60 ग्राम। आगे नहीं आ गया आंसर, 60 ग्राम। जो आपको आसान लगे वो बना लीजिए, बस यहाँ पकड़ना ये था कि जिसकी मात्रा बदली नहीं है उसको बराबर करना है, उसकी बराबर करना है। तो भाई 3 और 2 को बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा कीजिए, इसमें 3 का, तो 2 का गुणा नीचे होगा तो ऊपर भी होगा, तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, इसमें 3 का गुणा होगा तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो नीचे बी का मात्रा सेम हो गया, ऊपर 4 और 9 हो गया, 5 बढ़ा है तो 5 यूनिट बढ़ गया है। अब शुरुआत में कितना है सर, 4 और 6 टोटल 10 यूनिट बराबर कितना है 120 ग्राम है, क्योंकि अब ये जो रेशियो आप यहाँ से, इसलिए मैं इसको अलग से लिखा था, इसको आप कैलकुलेट आप नहीं करेंगे, क्योंकि इस रेशियो में तो ये तो पुराना रेशियो था ना, आप अपने यहाँ ये बनाए ये इसके हिसाब से कैलकुलेट, यहाँ 2 और 3 5 के हिसाब से आप नहीं लेंगे, इसलिए मैं इसको लिखा था कि इसको गलती यही करते हैं बच्चे, कि यहाँ 120 ग्राम बराबर मैंने 10 लिया है ना, इसी को 120 ग्राम बराबर अगर आप 5 लेंगे तो पूरा क्वेश्चन खत्म। ये है आपका बदला हुआ रूप। क्या सर ए में कुछ चीज बदला है, 4 से बढ़ के 5 ऐड हुआ तो 9 हो गया, और सर मगर बी जो था वो ऐसा का वैसा ही है, क्योंकि बी में कोई भी चीज ऐड नहीं हुआ है, क्वेश्चन में ही बोला है। ठीक, तो ये देखिए 2 रेशियो लिखे, आपका आंसर आपके हाथ में, तो अब उतना सॉल्व करना उतना कीजिए, इतना सॉल्व करना इतना कीजिए, जो बेस्ट है एग्जाम में आपके लिए, जिसमें आपका दिमाग लग रहा है उसको यूज कीजिए और एग्जाम क्वेश्चन बनाइए बस। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। ये दोनों ने समान पूंजियां लगाई, तो पूंजी से मान लगा दी तो कोई बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि अनुपात में होता है। तो भाई 3 वर्ष के लिए लगाया, पूंजी मान लीजिए x है ना भैया। दूसरा व्यक्ति क्या किया, 5 वर्ष के लिए लगाया, पूंजी अपना x, तो पूंजी दोनों की x और x ही है, तो अनुपात में जो भी चीज सेम होती है वो कट जाती है, तो भाई ये भी कट जाएगी x, ये भी कट जाएगी x, क्योंकि x और x सेम है, क्योंकि पूंजी उसने सेम लगाई है। यदि दोनों ने समान पूंजी लगाई तो पूंजी कट गया, इसका मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो उनके लगाए हुए वर्षों के आधार पे हो जाएगा, वर्षों के आधार पे हो जाएगा। तो इस व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए पैसा लगाया, इस व्यक्ति ने 5 वर्ष के पैसा लगाया, दोनों ने सेम पैसा लगाया, मतलब इसने 10,000 3 वर्ष के लिए लगाया, इसने 10,000 5 वर्ष के लिए लगाया। तो अब जो लाभ होगा वो सीधे सेम होगा ना, यस। तो कुल 1,60,000 के लाभ में इस दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। कुल लाभ कितना भैया, कुल लाभ है 1,60,000।
इसमें किसका अनुपात निकालना है सर? इसमें अनुपात निकालना है दूसरे व्यक्ति का, जिसका 5 जो 5 साल के पैसा लगाया था उस दूसरे व्यक्ति का, जो 5 साल के पैसा लगाया वो दूसरे व्यक्ति का। मगर टोटल 1,60,000 कितने में बटेगा सर? 2 लोगों में बटेगा, पहले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में, तो दोनों का अनुपात कितना है? 3 और 5 है, 3 और 5 जोड़ करके टोटल 8 अनुपात में, अर्थात 1,60,000 टोटल 8 अनुपात के बराबर है। उसमें जिसका 5 अनुपात है दूसरे व्यक्ति का, उसका वैल्यू निकालिए, तो 1,60,000 का 5/8 आप निकाल दिए, सॉल्व कर लेंगे, आपके हाथ में आंसर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये हो गया 0, ये तीनों 0। और सर 20,000 गुणा 5, तो 20,000 को गुणा 5 करेंगे तो भाई 1 लाख होता है, तो सीधा सीधा 20,000 पंचे 1 लाख, आंसर आपके हाथ में। कि उस 1,60,000 में से दूसरे व्यक्ति जिस जो 5 साल के लिए पैसा लगाया था उसका अनुपात है 1 लाख रुपया, मतलब 1,60,000 में से 1 लाख रुपया दूसरा वाले व्यक्ति को मिल जाएगा। और पहले वाले व्यक्ति को कितना मिलेगा? जब 1,60,000 में से दूसरे व्यक्ति को 1 लाख मिल गया तो पहले व्यक्ति को क्या मिलेगा? 60,000 ही मिलेगा। तो जो जिस व्यक्ति का पूछता वो आप निकाल सकते थे, है ना भाई। टोटल पैसा 1,60,000 है, टोटल पैसा 1,60,000 है, तो जब दूसरा व्यक्ति 1 लाख ले लिया तो पहले व्यक्ति को 60,000 तो मिलेगा, 1,60,000 है तो 1 लाख और प्लस 60,000, यस। और निकाल के देखना, देखिए 60,000 ही आएगा, टोटल निकाल लीजिए 1,60,000 का। पहले व्यक्ति का रेशियो क्या है? 3 है, टोटल रेशियो क्या भैया? 8 है, 3 और 5 8 है, कैलकुलेट करके देख लीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये 4 0, 20,000, 20,000 तिया 60,000, आगे कि नहीं 60,000, यस 60K, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बनाइए भैया, ठीक। चलिए, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर, यदि मीना और सोनी, तो ये मीना लिख दिए, मोनी होगी, मोनी है ना, हो जाएगी मोनी, क्योंकि सोनी मोनी है तो ये नया नाम नहीं आएगा, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है, ठीक। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो, यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो, मतलब मोनी की आयु सोनी की 2/3 है ना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हमको फॉर्मूला मिल गया कि मोनी की आयु सोनी की 2/3 है, ठीक। हमको एक फॉर्मूला यहाँ से मिल गया, एक रिश्ता यहाँ से मिल गया, यहाँ दिया हुआ है कि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु हमको निकालना है, S4 सोनी की आयु हमको निकालना है। और सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है? अंतर 5 वर्ष का, और अंतर दोस्तों किसी व्यक्ति में कभी अंतर नहीं आता, अर्थात अगर आप मुझसे 50 साल पहले 5 साल बड़े थे तो आज भी मेरे से 5 साल बड़े ही रहेंगे, क्योंकि जो आपसे 5 साल पहले पैदा हुआ हमेशा आपसे 5 साल बड़ा ही रहेगा। तो अंतर कभी भी दोनों व्यक्ति के बीच में खत्म नहीं होता है। तो ये निकाल के देख लेते हैं, है ना। तो भाई लिख लीजिए, सोनी की आयु माइनस मोनी की आयु बराबर कितना है? तो सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है, तो 5 वर्ष आना चाहिए। तो सोनी की आयु तो भैया सोनी ही रहेगी। मोनी की आयु क्या हो गई थी? सबको एक फॉर्म में लाना है, तो मोनी की आयु क्या है? 2s/3 है, तो 2 सोनी/3 है। अब देखिए पूरे एक ही रूप में आ गया, एक ही क्वेश्चन था, एक ही रूप में से एस प्लस अननोन मिल गया, सोनी की आयु बस अननोन मिल गई, बराबर 5 वर्ष। तो हाँ भैया, सोनी और मोनी की आयु में 5 वर्ष का अंतर है, तो अंतर डिफरेंस हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3s - 2s/3, तो 3s - 2s, ये 3 से गुणा हुआ, 3s - 2s/3 बराबर 5 वर्ष। तो 3s में से 2s गया, बचा क्या? केवल एक s बची, सिंगल s, बट्टे 3s में से 2 गया, बचा क्या? सोनी की एक उम्र बट्टा 3 s/3 बराबर 5 वर्ष, बराबर 5 वर्ष। तो s बराबर सोनी की उम्र बराबर, ये 5 वर्ष है, यस 5 ईयर है, तो 3 × 5 अर्थात 15 वर्ष। तो सोनी की उम्र है 15 ईयर की, सोनी 15 साल की है। और जब सोनी 15 साल की तो मोनी की उम्र कितनी है? सोनी का बोला, सोनी का हम निकालिए, 15 वर्ष की है सोनी। और मोनी की निकालना हो तो इस s का वैल्यू यहाँ पे रखिए, निकल जाएगा। देखिए मोनी की आयु 2/3 है, s की वैल्यू कितने निकले? 15 वर्ष निकली है, गुणा 15, तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 दूनी 10, अर्थात मोनी की उम्र है 5 दूना 10 वर्ष। और दोस्तों क्या सोनी की उम्र 15 वर्ष, मोनी की उम्र 10 वर्ष, दोनों में 5 वर्ष का अंतर है? यस, दोनों में 5 वर्ष का अंतर भी है, 15 और 10 के बीच 5 वर्ष का अंतर, मतलब हमारा हाँ सर, हमारा आंसर सही भी है। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जो भी आपसे पूछे आपसे बन जाएगा।
मुद्दा यही समझने का बस बात था। सर आप यहाँ पे एस को पहले लिए एम को बाद में लिए, यही पे लोग गड़बड़ करते हैं, एम को पहले लेंगे एस को बाद में, उससे भी गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आंसर तो आ जाता है, वो समझ में आएगा आपको। देखिए मैंने क्यों एस को पहले रखा एम को बाद में रखा माइनस के, क्यों? क्योंकि यहाँ से दिख रहा है ना कि जो मोनिक उम्र है वो सोनी के 2 गुने मगर भागित में 3, अर्थात सोनी से छोटा है इसका उम्र, छोटा उम्र है। तो हम माइनस में किसको रखते हैं? पहले बड़े वाले उम्र को, और माइनस का छोटे वाले डिजिट को रखते हैं। तो मोनी का उम्र जो है वो छोटा है, पहले ही पता चल गया। क्यों? क्योंकि देखिए कोई समाज एस बराबर 10 में लेता हूँ, एस बराबर में 10 लेता हूँ, उसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए और 2 से बड़ी संख्या से अगर भाग दे दीजिए तो इसका वैल्यू घटता ही है। 2 दहाम 20, देखिए जो 10 वर्ष तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 20/3, 20 को बट्टा 3 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग सर आपको हो जाएगा तो 3.33 होता है तो 6.66 लीजिए। तो भाई जो 10 था वो घट के 6 हो गया कि नहीं हो गया? तब जब भी जिससे गुणा कर रहे हैं और जिससे भाग दे रहे हैं, तो अगर गुणा जिससे कर रहे हैं 2 से और भाग दे रहे हैं 3 से, तो जो अगर भाग बड़ी संख्या से दे रहे हैं तो इसको उम्र कम ही आएगा। इसलिए देखिए कम आ गया। और इसके जगह उल्टा कीजिए, उम्र वही 10 वर्ष रखिए, गुणा कीजिए 3 से और भाग दीजिए 2 से। देखिए 2 और 3 को ऊपर नीचे कर दिया मैंने, अब उम्र हमेशा बढ़ के ही आएगा। जो 10 वर्ष है बड़ा ही हो जाएगा। देखिए 10 या 30 और बट्टे 2, तो 30/2 बराबर होता है 15 वर्ष। तो 10 से 15 हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? जबकि यहाँ 10 से छोटा हो गया। तो जितने भी जिस संख्या से आप गुणा कर रहे हो, जिससे भाग दे रहे हैं, अगर बड़ी संख्या से भाग देंगे तो उसका आंसर छोटा मिलेगा, बड़ी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका आंसर बड़ा मिलेगा। ठीक, तो वो चीज था। जब मैं देखा कि भाई यहाँ 2 से गुणा और 3 से भाग जा रहा है, 2 और 3 में 3 बड़ा है और 3 से भाग जा रहा है, इसका मतलब सोनी से छोटा ही उम्र आएगा मोनी का, क्योंकि 3 से भाग देने पे छोटा वैल्यू ही मिलेगा। इसलिए मैंने माइनस के बाद इस एम को रखा है, सोनी की उम्र को पहले रखा, फिर माइनस के बाद मोनी की उम्र को रखा। ये सब आपको कॉमन सेंस जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आपको कोई मैथ टीचर मैथ सिखाता है तब ये सब समझाना होता है। हालांकि यहाँ पे ये क्लास नहीं कि आपको यहाँ सिखाऊं, और फिर भी बता दिए भाई थोड़ा चलिए एग्जाम्स पहले पता रहना चाहिए। आगे दोस्तों आपके विनिंग प्राइज वाला क्वेश्चन, जो भी इस क्वेश्चन का आंसर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406421014 में मैसेज करके भेजेगा और उसके नीचे इस क्वेश्चन का सही आंसर भेजेगा, उस व्यक्ति में से जीत सकते हैं आप रियल कैश प्राइज। इसलिए जरूर मैसेज कीजिए, जरूर जीतने का मौका आजमाइए। क्वेश्चन भी सॉल्व होगा आपसे और साथ ही साथ आपको पैसा रियल कैश प्राइज जीतने का भी मौका है। तो इस क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब इस मैथ्स वाले सीरीज का समापन होने वाला है, केवल एक क्लास और बचा, उसका भी क्लास हो जाएंगी समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद। हमेशा हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। तो मिलते हैं बाद में, बाय बाय।